हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड आज हम अ, बहुत ही कोर बेसिक चीज समझने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसी वीडियो के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे द फोर पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के चार पार्ट होंगे। वो चार पार्ट क्या होंगे अभी हम लोग समझेंगे। तो प्रोसीड करते हैं वीडियो के साथ। एंड तो चार पिलर्स हैं इन्वेस्टमेंट के। वो है बेसिकली इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स। ये चार बेसिक इन्वेस्टमेंट के पिलर्स हैं जो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के दुनिया में कदम रखना है, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज आपको ये बताता है कि स्केर्सिटी सिचुएशन में फुल्ली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ आप कैसे अपना फिनेंशियल स्थिति को संभाल के रखते हो। इसमें भी दो पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कंज्यूमर और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में आप स्टडी करते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे देश की, ग्लोबल इकोनॉमीज की अर्थव्यवस्था को समझते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक और पार्ट आ जाता है जिसमें आप जो सेलर्स होते हैं या बिजनेस होता है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप समझते हो, उसके साथ उसके कंज्यूमर और इंडिविजुअल का बिहेवियर। और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्लोबल लेवल पे आप इकोनॉमिकल वेज में देश या विदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। सेम चीज अगर आप अकाउंट्स में देखें, अकाउंट्स में क्या होता है कि अब आपने अकाउंटेंसी से अर्थव्यवस्था समझ ली। अब अकाउंटेंसी आपको नंबर बताएगा, ठीक है। वो नंबर्स आपको समझने हैं। जो नंबर्स रिकॉर्ड होते हैं, जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, वो अकाउंटेंसी के थ्रू प्रेजेंट होता है। और वही चीज को आपको एनालाइज करके आगे बढ़ना है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स है हमारे इन्वेस्टमेंट के जीवन में, कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके लिए अकाउंटेंसी की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट्स बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको अकाउंट्स देखकर समझना है, अपने दिमाग से आपको स्टडी करना है उस अकाउंटेंसी को और समझना है कि ये जो नंबर्स है वो क्या मुझे बता रही है कंपनी के ट्रेंड के बारे में या कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। तीसरा है कॉमर्स। कॉमर्स सिग्निफाई करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाई सेल हो गया, ट्रेड हो गया, मूविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वो सब हमारा आता है कॉमर्स में। जितना भी ट्रांजैक्शन जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है। एंड इसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को, अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपका वो एक लैंग्वेज है जो नंबर्स को अलग अलग स्टाइल से प्रेजेंट करता है और आपको एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल आउटपुट या मैथमेटिकल आउटपुट प्रेजेंट करता है, जिससे आप एंड रिजल्ट के तौर पर आप समझ सकते हो कि कंपनी का नंबर क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, सेम अगर मैं एग्जांपल दूं अकाउंटेंसी में, जैसे आपने 5 साल का रेवेन्यू देखा, उस 5 साल के एवरेज को जो आप निकालोगे कि एवरेज रेवेन्यू कितना रहा है, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो इकोनॉमिक्स में जो मेन चीज, जो पहली चीज समझने के लिए डिमांड, आज का वीडियो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। हम डिमांड के बारे में समझेंगे एंड डिमांड का मार्केट पे, डिमांड का स्टॉक मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट मार्केट पे उस डिमांड को किस तरह से समझे, आज उसको समझेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है डिमांड का, वो होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड 4 एलिमेंट से बना हुआ है। क्या है ये 4 एलिमेंट? सबसे पहला कंज्यूमर विलिंगनेस, कंज्यूमर की इच्छा, ठीक है। कंज्यूमर की इच्छा, प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा, सर्विसेज खरीदने की इच्छा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर विलिंगनेस। दूसरा एबिलिटी टू परचेस, आज मुझे इच्छा है कोई प्रोडक्ट को खरीदने का, पर क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? क्या मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है? क्या मैं एबल हूं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए? तो ये है एबिलिटी टू परचेस। तीसरा, एट वेरियस प्राइसेस। अगर आप डिमांड की बात करें तो एक कंज्यूमर एक अलग अलग प्राइसेस पे उसका डिमांड होता है कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम इसी प्राइस पे खरीदेगा, ये पर्टिकुलर आइटम उसी प्राइस पे खरीदेगा। तो अलग अलग प्राइसेस पे क्या वो कंपनी, क्या वो कंज्यूमर का विलिंगनेस या परचेज का एबिलिटी है कि नहीं, वो बताता है। तीसरा, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि आज कोई बंदा जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदेगा, अगर उसकी एबिलिटी हुई, अगर उसकी विलिंगनेस हुई, अगर उसके पास पैसे भी है खरीदने के लिए, लेकिन क्या वो उसे खरीदेगा अभी? क्या वो सामान उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट अगर नहीं रहेगा तो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। और इन्हीं चार एलिमेंट से बना है आपका ये जो डेफिनेशन है डिमांड का, वो।
दैट इज in economics, demand is the consumer's willingness and ability to purchase a good or service at a various prices over a specific period of time. It requires both a desire to buy an item and financial capability to pay for it. ठीक है, चलिए डिमांड तो हम लोगों ने समझ लिया। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस, अगर एक पर्टिकुलर सामान की प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, एंड जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो दोनों प्राइस और डिमांड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड आपको यही बताता है कि जो दो एलिमेंट्स है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ये आपस में कैसे प्ले करते हैं? दोनों ऑपोजिट प्ले करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस की बात है, कोई चीज का डिमांड बढ़ेगा तो उसकी कोई चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा, या कोई चीज का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है। दूसरी चीज इसमें सीखने के लिए ये है कि डिमांड इफेक्ट होता है प्राइस की वजह से, ठीक है, एंड प्राइस भी इफेक्ट होता है डिमांड की वजह से। दोनों आपस में रिलेटेबल है, दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए वो लोग आपस में जब बढ़ते घटते हैं उस हिसाब से प्राइस या डिमांड का वैल्यू निकल कर आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को समझ लिए। लॉ ऑफ डिमांड समझने के बाद अब हम लोग जाएंगे आगे टाइप्स ऑफ डिमांड पे। टाइप्स ऑफ डिमांड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में कभी भी आप कोई बिजनेस को एनालाइज करोगे तो आप डिमांड को ना मैक्सिमम B2C सेक्टर्स में देखोगे। B2C सेक्टर्स मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस जो होता है, कि जो बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्व करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, उनके बेसिस पे ये डिमांड को दिखाया जाता है। पहला डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड की आपको ये सामान चाहिए, जो बेसिक एग्जांपल, जो बेसिक चीज है वो है डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड मतलब कि आपको चाय पीने का डिमांड है, रोज सुबह आप उठ के चाय पीते हो, दैट्स इट। ये आपका डायरेक्ट डिमांड। दूसरा डिराइव डिमांड। चाय अगर आप पी रहे हो तो चाय के साथ आपको बिस्किट भी चाहिए या कुछ नाश्ते में चाहिए। डिराइव डिमांड, चाय की वजह से, एक पर्टिकुलर आइटम की वजह से दूसरे पर्टिकुलर आइटम का डिमांड बढ़ना। दूसरा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या? गाड़ी खरीद रहे हो, पेट्रोल तो लगेगा ही भाई, बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलाओगे? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड में डिफरेंस किया। डिराइव डिमांड में अगर आप देखोगे तो आप बिना नाश्ते के चाय पी सकते हो, लेकिन जॉइंट डिमांड के केस में क्या बिना पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हो? नहीं। इसमें क्या है ना, डिमांड में, जॉइंट में नेसेसिटी आ जाता है। ठीक है, इसमें नेसेसिटी जैसा शब्द जुड़ जाता है, लेकिन इसमें यार मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ये डिराइव हो रहा है कहीं से। जॉइंट डिमांड में आपको दोनों चाहिए ही चाहिए, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। ठीक है, और पेट्रोल का भी अगर आपका डिमांड है तो पेट्रोल क्या, बिना गाड़ी के आप पेट्रोल का डिमांड थोड़ी करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बिटवीन डिराइव डिमांड एंड जॉइंट डिमांड। चौथा है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड और कंपेटिटिव डिमांड, ये दोनों भी आपको देखने में सिमिलर लगेगा, बट एक छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। कंपेटिटिव डिमांड क्या करता है? कंपेटिटिव डिमांड में आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डायरेक्ट सब्सटीट्यूट पे जाते हो। ठीक है, जैसे आपको ऑरेंज ड्रिंक पीना है, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो या तो आप चूज करोगे मिरिंडा या तो चूज करोगे फैंटा। यह कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसमें क्या है, प्रोडक्ट का जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो शेप, स्टाइल, कलर, ठीक है, सारा फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रोडक्ट का होता है वही उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव में भी सेम चीज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। कॉम्पोजिट डिमांड में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला तो आप लस्सी पीने चले गए, है ना, आपको चाय नहीं मिली तो आप कॉफी पीने चले गए। तो इसमें डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, आपको कुछ पीना है बस। ठीक है, कुछ पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यही डिफरेंस है बिटवीन ऑल द डिमांड। लोग क्या होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारे डिमांड्स के बीच में। तो ये प्रोडक्ट वाइज आप है ना, कभी भी B2C कंपनीज को आप एनालाइज करोगे, FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स के सेक्टर को आप एनालाइज करोगे ना, तब ये बड़ा डिमांड आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए अब डिमांड में अगर हम लोग आगे समझेंगे तो इसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, डिमांड सिर्फ प्राइस वाले फैक्टर से थोड़ी चलता है भाई, सिर्फ प्राइस वाले फैक्टर से तो चलता नहीं, और कौन से फैक्टर से चलता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से चलेगा। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या कार्स के डिमांड बढ़ेंगे कि घटेंगे? ऑब्वियस की बात है, घटेंगे। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल का डिमांड का बात अलग है, लेकिन जो गाड़ी है उसका डिमांड गिर गया,
लोग क्या बोलेंगे, भाई पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा है यार, कौन गाड़ी खरीदेगा, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स है। लेकिन यहाँ पे ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कहाँ पे काम आया, जॉइंट डिमांड में। जॉइंट डिमांड का मतलब ये हो गया कि एक गुड्स की वजह से दूसरा गुड्स के डिमांड में इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का सर्वाइवल नहीं है ना। सेम गोज टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि प्राइस अगर सेम रहा लेकिन अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया और घट गया तो भी तो डिमांड बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं यहाँ पर, 10 में से 5 लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी के 5 नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे डिमांड क्या है, 10 में से 5, 10 में से लोगों 5 लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे ही बाकी 5 का भी इनकम बढ़ा तो हो सकता है 5-10 में से वो पूरे 10 डिमांड को फुलफिल कर सके। इसमें प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम रहा ना आपका, प्रोडक्ट का प्राइस जो था वही था, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। ओके, चलिए अब इनकम हम लोगों ने समझ लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड समझ लिया, अब कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट की वजह से डिमांड आए, एक ट्रेंड की वजह से या कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न की वजह से। ठीक है, कोई एक टेस्ट जो एक पर्टिकुलर चीज का जो होता है उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आज अगर आप कोई भी अगर आप पिज्जा की बात करें, पिज्जा में वेरियस अलग अलग छोटे मोटे ब्रांड्स भी है, लेकिन आप डोमिनोज का पिज्जा ही क्यों खाते हो या पिज्जा हट का पिज्जा ही क्यों खाते हो, बिकॉज वहां की टेस्ट और प्रेफरेंस, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एक पैटर्न बन चुका है। पिज्जा मतलब डोमिनोज, पिज्जा मतलब पिज्जा हट। सेम गोज टू बर्गर्स, बर्गर्स में भी अगर आप खाओगे तो मैकडोनल्ड्स को ज्यादा प्रेफर करोगे। बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे कंपनीज भी है, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा, वो ऐसी ब्रांड जो आपके टेस्ट को सेटिस्फाई करती है। वहां पर आप प्राइस नहीं देखोगे, ठीक है, वहां पे आप अपना चॉइस देखोगे, अपने प्राइस, अपने टेस्ट को देखोगे। ओके, ठीक है। उसके बाद और क्या रीजन से डिमांड इफेक्ट होता है, और क्या रीजन से डिमांड इफेक्ट होता है, डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन। कोई एक जगह में डिमांड इसलिए कम है क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं है ज्यादा। अब लोग नहीं है तो डिमांड भी कम है। आज डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक जगह में डिमांड कब होगा ज्यादा, जब वहां पर बहुत सारे लोग जी रह रहे होंगे। एक शहर में, आज एक बात बताओ, अंटार्कटिका जैसे जगह में कोई आप जाकर प्रोडक्ट बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? अंटार्कटिका बहुत कोल्डेस्ट जगह, वहां पे हीटर्स बेच के दिखाओ, वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है। अब कहां से वहां पे पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। ठीक है, एकदम इलॉजिकल है। तो कहीं पे आप देखोगे डिमांड से ना डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होगा कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे कोई अगर मैं ये बात कर रहा हूं, एयर कंडीशंस की बात कर रहा हूं, क्या बाहर के फॉरेन कंट्रीज में, यूके में, यूएस में, जो ठंडी कंट्रीज है, ठीक है, जो नॉर्दर्न, ये तेरा आपका नॉर्वे हो गया, वहां पर आप एसीज को सेल कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, वहां पे वो बिजनेस चलेगा नहीं, वहां पे हीटर्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वेदर कंडीशंस आ गया ना, डेमोग्राफिक्स में तो आपका वेदर कंडीशंस आ गया, पॉपुलेशन में लोग आ गए, तो इसके वजह से भी डिमांड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती है। अब मैं यहां पर आपको एक टेबल है, यहां पर ये टेबल आपको ये बताएगा कि इकोनॉमिक्स के भाषा में जो डिमांड है और स्टॉक मार्केट से क्या इक्विवेलेंट है, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे। ठीक है, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंज्यूमर इनकम, स्टॉक मार्केट के इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल कैपिटल लिक्विडिटी। अब एक बात बताओ मुझे, क्या स्टॉक मार्केट में ये चीज आप देखे हो कि जब इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट, किसका, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट, डेट मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं बॉन्ड मार्केट में। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनका इक्विटी का सब्सटीट्यूट है ना बॉन्ड्स, नॉट अ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट, बट एक इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। इक्विटी और बॉन्ड्स, इक्विटी और बॉन्ड्स, इन्वेस्टर तो दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर बॉन्ड्स में, अगर बॉन्ड मार्केट में, डिबेंचर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने कि जो भी बंदा बॉन्ड खरीदेगा अब उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, तो इक्विटी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, स्टॉक्स के लोग ज्यादा उतना खरीदेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखा है, हाई लिक्विडिटी और लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस कैपिटल एंटरिंग द मार्केट ड्राइविंग डिमांड अप। अगर
लिक्विडिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, अगर बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या दूसरे एक्सवाइजी मार्केट्स में, क्योंकि बॉन्ड में तो इंटरेस्ट ही कम है ना भाई, कोई कमाई नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट पे जाऊंगा जहां पे रिटर्न्स ज्यादा है। ठीक है, तो लो इंटरेस्ट रेट ड्राइविंग डिमांड ऑफ विच मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ पे डिमांड का कंसेप्ट। दूसरा, बायर एक्सपेक्टेशंस। आज कोई भी एक आदमी होता है, उसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, उस पर भी डिमांड होता है। ठीक है, अगर आप बिग बिलियन की बात करो, बिग बिलियन डेज में आईफोन की सेलिंग सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेलिंग सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है ना, कि बिग बिलियन में तो सेल मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे ज्यादा डिमांड, मिनटों मिनटों में फोन की बुकिंग हो जाती है फ्लिपकार्ट में। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट देखो, जब फेस्टिव सीजन आता है वहां पर डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बायर्स का एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिव सीजन में तो सेल मिलेगा ही मिलेगा मुझे। अगर आप दूसरा चीज देखो, फ्यूचर अर्निंग्स एंड ग्रोथ गाइडेंस। स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, स्टॉक मार्केट में भी जैसे यहाँ पे कंज्यूमर का डिमांड है, स्टॉक मार्केट में कंज्यूमर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, स्टॉक मार्केट में लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, इन्वेस्टर स्टॉक्स खरीदते हैं। तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन रहता है बिजनेस से, कि अर्निंग्स में ग्रोथ मिल जाए, है ना। अर्निंग्स में अगर ग्रोथ मिल गए, एंटिसिपेशन ऑफ हायर फ्यूचर अर्निंग्स शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट। यानी कि जितना भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा इन्वेस्टर का एक बिजनेस रिलेटेड, कि यार ये बिजनेस का एक्सपेक्टेशंस बहुत है, मुझे आगे जाके अच्छा करेगा, उतना उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक पे डिमांड बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे उसे। ठीक है, तो यहां पर डिमांड वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। तीसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, रिस्क फ्री यील्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स। ठीक है, यही सेम चीज जो हम लोगों ने आपको बताया आपको, ठीक है, यहां पर जो हम लोगों ने बताया बॉन्ड्स का एग्जांपल, वो यहां पर अप्लाई भी होता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, हाई बॉन्ड यील्ड्स मेक स्टॉक लेस अट्रैक्टिव। यानी कि जितना भी बॉन्ड, ये बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा, इन्वेस्टर्स को बॉन्ड का इंटरेस्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है रिगार्डिंग दी स्टॉक मार्केट। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड्स में रिस्क नहीं होता ना इन्वेस्टर का, कोई बिना रिस्क के रिटर्न मिलता है, तो आज बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लग गया, तो कमाई ज्यादा होने लग गई, तो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में शिफ्ट करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से स्टॉक का डिमांड, मार्केट में जितने भी स्टॉक से लोग कम खरीदेंगे, बॉन्ड्स पे शिफ्ट करेंगे, या तो क्या करेंगे वो लोग, अपना जो पुराना होल्डिंग्स था स्टॉक मार्केट में उसको बेचकर बॉन्ड से पैसा लगाएंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ है मार्केट में। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया आपके इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट में, लेकिन मार्केट में बोलेंगे मार्केट सेंटीमेंट्स एंड सेक्टर ट्रेंड। अच्छा, कोई भी चीज का आज टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न होता है मार्केट में। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट लाइफ चलता है, कि लोग को पसंद आ रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, उसका एक ट्रेंड आ गया, लोग चला रहे हैं। अब यहां पर अगर आप स्टॉक मार्केट के भाषा में बोले, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेंटीमेंट एंड सेक्टर ट्रेंड्स, कि कोई एक सेक्टर ट्रेंड पे चल रहा है। तो अभी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ट्रेंड पे चल रहा है आगे जाकर? सेक्टर्स लाइक एआई और ईवी शिफ्ट्स, कि लोग ईवी पे सबसे ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेक के सेक्टर में बात करें तो एआई मॉडल्स पे ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर, इसीलिए यहां पर मैंने एक ब्रीफ कंपैरिजन दिया। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, मतलब डिमांड में जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था वो, एज कंपेयर टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब समझ में आया डिमांड क्यों समझना चाहिए हमें स्टॉक मार्केट के लिए, क्यों ये चैप्टर बहुत जरूरी है। स्कूल लेवल में हम लोग पढ़ते थे, बट द वे वी लर्न हियर, वो स्कूल्स में आई टेल यू ये तरीके से नहीं बताते। मेरे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बताते थे। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी स्कूल लेवल थिंग्स, बट ये सच बात है। हमारे स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आज इंडिया इज वेरी बैक इन केस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, तो ये प्रॉब्लम, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस की आप फाइनेंशियल लिटरेसी को प्लीज अडॉप्ट कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, सभी के पास होना चाहिए ये। ओके, चलिए, अब डिमांड में डिटर्मिनेंट्स को समझ लिया हम लोगों ने, अलग अलग सिनेरियोज में समझ लिया। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? आगे हम लोग समझेंगे मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड सिंपल सा गेम है। मूवमेंट में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है अलोंग द कर्व, ठीक है, जिसको हम लोग पुल बैक स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दो टाइप होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या बोलता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मूवमेंट इन डिमांड कर्व है ना, ये
आपका डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो प्राइस के साथ है, वो है प्राइस के साथ। क्या प्राइस यहां पर पहले P1 था, तब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, देख रहे हो, इतना डिमांड करते थे लोग। नंबर्स में अगर आप देखो तो P1 को एक काम करो, आप पकड़ लो 100 रुपए, क्वांटिटी आप पकड़ लो 200, P2 को आप पकड़ लो 80 रुपए, क्वांटिटी कर लो 300, और P3 को आप कर लो 150 रुपए, तब आप क्वांटिटी को यहां पे कर दो 150। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब 100 रुपए का तो कोई एक प्रोडक्ट था, तब उसका डिमांड था 200 पीसेस, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स 200 यूनिट्स। जब वही चीज गिर के 80 रुपए हो गया, डिमांड गिर गया, तो मतलब डिमांड नहीं, प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया 80 रुपए में, तो डिमांड अब कितना हो गया, 100 से 300 हो गया। 20 रुपए गिरने से डिमांड उसका बढ़ गया। ठीक है, सेम गोes टू यहां पर, अगर प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है तो डिमांड वापस से पीछे आकर 300 से 200, फिर 150 रुपए में इसका डिमांड स्टक हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे जैसे जैसे डिमांड अलग अलग प्राइसेस पे बढ़ता घटता है, वैसे ही क्वांटिटी भी बढ़ता और घटता है। यही है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अच्छा, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बताने का रीजन ये था कि मुझे शिफ्ट समझाना था। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहां से आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व आता है राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। मतलब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो होता है वो इनकम की वजह से नहीं होता, सॉरी प्राइस की वजह से नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर आप मूवमेंट में देखोगे तो जैसे प्राइस मूव कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है वैसे वैसे डिमांड मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप शिफ्ट में देखो, जैसे जैसे प्राइस यहां पर स्टेबल है लेकिन डिमांड फिर भी मूव कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने जो अदर फैक्टर्स पढ़ा था ना, उसकी वजह से। इस केस में प्राइस आपका सेम है, लेकिन क्या पता इनकम बढ़ गया हो तो डिमांड बढ़ गया हो, इनकम घट गया हो तो डिमांड घट गया हो, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, टेस्ट नहीं है, वो ट्रेंड पे नहीं है वो प्रोडक्ट, तो डिमांड वापस से डिक्रीज हो गया। तो अदर फैक्टर्स, इसमें क्या है ना, अदर फैक्टर्स को ज्यादा अहमियत दिया गया है रेदर देन प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, फिर आपका सब्सटीट्यूट्स हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, ठीक है, उसके वो सारे डिटर्मिनेंट्स को यूज करके यहां पर शिफ्ट इन डिमांड कर्व को समझा जाता है। ओके, ये भी एक थ्योरी है मार्केट का, इसका एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देंगे आगे। देखो, अगर मूवमेंट का एग्जांपल समझना स्टॉक मार्केट के हिसाब से, याद करो कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर करेक्शन आता है ना, एक स्टॉक गिर गया है, तो क्या उसका वॉल्यूम भागता है कि नहीं भागता है। स्टॉक का प्राइस नीचे अगर गिर रहा है तो क्या वॉल्यूम ऊपर भागता है, बिल्कुल भागता है। लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, बड़े बड़े वेल्स होते हैं, हमेशा वेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस गिरे, ठीक है, एक करेक्शन आए प्राइस में, बहुत ज्यादा भाग जाता है, उसके बाद चाहता है कि नहीं इतना प्राइस में नहीं खरीदूंगा, जब वापस से गिर के नीचे आ जाए उस प्राइस में खरीदूंगा। ठीक है, तो प्राइस के वजह से एक पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड बढ़ता और चढ़ता है मार्केट में। सेम गोes टू अगर आप यहां पर मूवमेंट के बारे में समझे, मूवमेंट क्या बताता है आपको, कुछ ऐसे अलग अंडरलाइंग फैक्टर्स जो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट में प्राइस के अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी ने ओवर ज्यादा प्रॉफिट बना लिया, रेवेन्यू उसका बहुत अचानक से भाग चुका है, प्राइस वही था लेकिन कंपनी का रिजल्ट्स, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर गिर गया तो मार्केट का डिमांड बढ़ जाएगा। कोई ऐसा अच्छा गवर्नमेंट बजट आया तो डिमांड बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आया उसमें, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो वहां डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहां पर, एक स्टॉक का कोई दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर उसके वजह से
आपका डिमांड में, उस पर्टिकुलर स्टॉक के डिमांड में इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में शिफ्ट एंड मूवमेंट क्यों हो रहा है। पहला मूवमेंट होता है सिर्फ स्टॉक के प्राइस की वजह से। अगर शिफ्ट की बात करें तो स्टॉक के प्राइस के अलावा बाकी दूसरे जितने फैक्टर्स है, कंपनी की अर्निंग्स, फिर आपका बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरना, कोई अच्छी जियो पॉलिटिकल न्यूज, कोई अच्छा गवर्नमेंट बजट और XYZ फैक्टर्स की वजह से स्टॉक प्राइस पे के डिमांड पे इफेक्ट आता है, स्टॉक के डिमांड पे इफेक्ट आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलास्टिसिटी इन डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का फाइनल टॉपिक है, ठीक है, डिमांड को समझने का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इलास्टिसिटी आपको ये बताता है कि प्राइस के चेंज की वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंटेज पे मेजर होता है। ये चीज बताता हूं मैं कैसे। इसका फॉर्मूला है ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस में 10 रुपए का चेंज आया, लेकिन उसे क्वांटिटी में, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं, यहां पे अमाउंट की बात नहीं करता, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस में 10% का चेंज आया, 10% उसका प्राइस घट गया, तो उसका डिमांड लेकिन 50% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 50%। तो ईपी इक्वल्स टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंटेज से बढ़ा, चेंज कितना आया? 50% का चेंज आया, डिवाइडेड बाई, यहां पे चेंज आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्राइस में कितना चेंज आया? 10% का चेंज आया। तो ईपी का वैल्यू कितना आएगा यहां पर? 5। यानी कि वो पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी प्राइस से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो 10 रुपए का चेंज सिर्फ आता है तो 5 गुना नहीं, 50% से उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी को समझेंगे, अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटी को समझते हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक आपका वही हो गया शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो हम लोग पढ़ रहे थे। परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है कि यहाँ पर डिमांड आपका एक्सीड कर रहा है, डिमांड यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, क्वांटिटी 1 2 3 4, लेकिन प्राइस आपका सेम है। तो उसके परफेक्टली इलास्टिक कौन से केस में होता है? इंक्रीज इन इनकम। यहां पर ईपी इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परसेंटेज प्राइस ईपी में अगर आप देखो, ईपी इक्वल्स टू, ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर आप समझो यहाँ पर 50% चेंज है, डिमांड में 50% चेंज है, लेकिन प्राइस में आपका कोई चेंज नहीं है ना। इस केस में प्राइस का कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ क्या है? 0%। तो 50 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मार्केट में उतना काम नहीं आता आपको, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये हो गया, प्राइस में जितना भी चेंज है डिमांड उतना ही रहेगा। प्राइस भले ही बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिमांड उतना रहेगा। क्या आप नमक को ज्यादा कंज्यूम करोगे अगर प्राइस कम हो गया? तो खाने में नमक को कितना कंज्यूम करोगे? उतना ही करोगे ना जितना करते हो। अगर प्राइस बढ़ गया तो नमक को क्या कम कंज्यूम करोगे? नहीं, खाने में तो नमक चाहिए भाई, नेसेसिटी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको, ये चीज आपको उतना ही चाहिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही रहेगी, सॉल्ट का डिमांड तो उतना ही रहेगा, ठीक है। सेम गोज टू मेडिसिन। अब दवाई ज्यादा थोड़ी खा लोगे प्राइस कम हो जाएगा तो, अब दवाई कम थोड़ी खा लोगे अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो। दवाई तो खाना ही है, लेकिन उतना ही खाना है जितना खाने को कहा गया। सॉल्ट भी उतना ही खाना है जितना खाना होता है, ठीक है। तो प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं आता इनके डिमांड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर पढ़े यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि डिमांड में जितना चेंज आया उतना ही, प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही डिमांड पे चेंज आया। प्राइस और डिमांड का जो चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज है, वो सेम है, ठीक है। कैसे बताता हूं मैं आपको। प्राइस पे चेंज आया 50% का,
डिमांड पे भी चेंज आया 50% का। यहां पर क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 50 होगा, तो ईपी क्या वैल्यू क्या होगा, ईपी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी है, ठीक है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है। इसका मेन एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयरलाइन टिकट्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस अगर कम हो जाता है तो एक बंदा क्या 10 मोबाइल फोन खरीदता है, 10 वॉशिंग मशीन खरीदता है? बिल्कुल नहीं, यूज तो करना नहीं है। तो इस पे यूज केस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, इस पे आपका यूज केस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सेम गोस टू एयरलाइन टिकट्स। अगर एयरलाइन टिकट्स की प्राइस कम हो जाती है तो क्या वो एक पर्टिकुलर बंदा 2 सीट कैप्चर लेके जाएगा क्या? अगर वो बाहर अगर एयरप्लेन की टिकट बुक कराएगा तो अपने लिए क्या 2 सीट बुक कराएगा क्या, एक अपने इंडिविजुअल के लिए? या अगर फैमिली के साथ जा रहा है तो 4 जन की फैमिली है तो क्या 8 सीट बुक कराएगा प्राइस कम होने की वजह से? नहीं, है ना? तो इसमें उतना ही चेंज आता है जितना रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ा उस हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस कम हुआ उस हिसाब से डिमांड बढ़ा, जिस हिसाब से प्राइस बढ़ा उस हिसाब से डिमांड कम हुआ। अब लास्ट हम लोग जो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा 5वां टाइप है, दैट इज द लास्ट 2, सॉरी 5 टाइप के होते हैं, 2 और बचे। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इलास्टिक वाले केस में क्या होता है कि प्राइस पे जो चेंज आ रहा है उस हिसाब से डिमांड पे एग्जैक्ट चेंज नहीं आ रहा। क्यों? प्राइस पे चेंज आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन डिमांड पे चेंज आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब अगर प्राइस 10% से गिर रहा है, ठीक है, 10% से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमांड डिमांड आपका क्या हो रहा है, 50% से इंक्रीज हो जा रहा है। भाई 10% की गिरावट में 50% का इंक्रीज कौन से ऐसे प्रोडक्ट में देखने को मिलता है? गोल्ड में मिलता है भाई हमारे देश में। गोल्ड पे दाम गिरने का लोग वेट करते हैं, सिर्फ एक बार दाम कम हो गया भाई गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो ये चीज आपको गोल्ड के आइटम पे दिखेगा। सेम अगर आप रिलेटिवली इनइलास्टिक देखोगे तो प्राइस में क्या होता है, प्राइस में जितना भी बड़ा चेंज आ जाए क्वांटिटी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इसको अगर आप उल्टा पकड़ लो, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सिगरेट्स का पकड़ लेते हैं, ठीक है। प्राइस क्या थी पहले बताओ, कमेंट में बताना, मुझे तो पता नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपए की थी, ठीक है, 10 रुपए का एक सिगरेट आता था, वो बढ़कर आई थिंक अच्छा खासा 15 रुपए की हो गई होगी, ठीक है। चेंज कितना आया, 50% का चेंज आया सिगरेट के प्राइस पे, ठीक है। अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड कितना था पहले, 100 था, 100 से कितना हो गया 90, 50% से इंक्रीज हुआ, 10% से सिर्फ डिक्रीज हुआ यहाँ पर। अरे 10% से भी डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो अगर हो सकता है दिन का 5 सिगरेट पी रहे हो सकता है वो 3 पी रहे हो। कंजम्पशन बंद नहीं होता यहाँ पर, कंजम्पशन की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। कंजम्पशन की क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस के चेंज के हिसाब से क्वांटिटी का जो डिमांड है वो कम चेंज होता है, उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। इसीलिए इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हो गया कि प्राइस की वजह से एक डिमांड के चेंज में कितना खिंचाव है, इलास्टिक कितना है, क्या वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है या बहुत कम इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा, खिंचाव, ठीक है। तो यही हमारे 5 टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट थे, ठीक है। अब आगे जो मेन बात यहां पर मैं करने जा रहा हूं आगे के लिए, ये डिमांड का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया, खत्म कर दिया। तो आप अगर इकोनॉमिक्स की स्टाइल में समझे तो जो इकोनॉमिक्स हम लोग जो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे थे उसमें डिमांड आपको मैंने समझा दिया। जो नेक्स्ट आगे टॉपिक्स रहेंगे उसमें सप्लाई रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा, और ऐसे शॉर्ट वीडियोस 30 मिनट 40 मिनट के वीडियोस आएंगे यूट्यूब में, जिसको आपको देखना है और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेसिक क्लियर अगर हो गया तो आप मार्केट में अपनी तरह से रिसर्च कर सकोगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर, आपको ये सारी चीजों में कंफ्यूजन नहीं है। ये सारा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स को समझ पाओगे, हर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के मार्केट्स को समझ पाओगे, उस प्रोडक्ट को समझ पाओगे, कंज्यूमर का बिहेवियर समझ पाओगे डिमांड के बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। दैट्स द रीजन ये सारे वीडियोस जो बेसिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल वीडियोस आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स के बाद इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल का काम करेंगे हम लोग, एक्सपर्ट लेवल में समझेंगे फिनेंस को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के जितने भी प्लेलिस्ट है वो पब्लिश होते रहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। कोई भी पार्ट को मिस मत नहीं कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।